नाज़रीन, ये वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। निज़ाम इंसाफ के ऊपर यकीनन अगर कोई भी सवाल उठाता है तो वो इसलिए ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रेसिंग इशू हो जाता है क्योंकि अगर निज़ाम इंसाफ रहेगा, निज़ाम अदल रहेगा तो ही हम लोग मुल्क की एक जो स्टेट फंक्शनिंग है या जो दीगर इदारे हैं उनसे हम कोई तवक्को रख सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में जो 6 जजेस का ख़त है उसके प्रोब के ऊपर बातें भी की जा रही हैं, उसके ऊपर जो आला तरीन अदलिया है उसने भी अपने इनपुट्स दिए हैं और अब फौरी तौर पर उसके अंदर आला अदलिया का ये मानना है कि इस मामले को फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए और एटलीस्ट जो वाइब्स आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये जब इस फैसले का जो भी इस पूरे केस का जब फैसला होगा और जब फाइंडिंग्स की जाएंगी तो उसमें मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी और जो रिमार्क्स आ रहे हैं मोज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात के वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग, किसी भी टिल्ट के बगैर ये तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और वी रियली होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसा होना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर इस तरह की प्रैक्टिस और इस तरह का जो SOP है फॉलो ना किया जाए तो इस पूरे केस का जो हतमी अंजाम होगा वो कभी भी उस तरह का नहीं हो सकता जो कि होना चाहिए, कि एक्चुअली पता चले, खोज लगाई जाए कि ये पूरा मामला क्या था। और दूसरी बातें जो जजेस के हवाले से, जो 6 जजेस के ऊपर भी उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, उनका भी पता लगना चाहिए, उनके ऊपर भी, उनके मेरिट्स के ऊपर भी उसी तरह से बात होनी चाहिए कि क्या कुछ मोटिवेशन है या नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तरह का इल्ज़ाम बिल्कुल प्रीएम्प्टिवली लगा लेना ये भी एक नामुनासिब अमल है। अभी तक की जो मामलात हैं उनको हमने कुछ नुकात में जो है वो प्लेस किया है, देखिएगा, और उसमें हम लोग ये भी मामला लेकर चलेंगे क्योंकि आज जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से भी जो ऑब्जर्वेशन, जो 3 इदारों ने, हुकूमत के इदारों ने ऑब्जर्वेशंस दी थी, ना सिर्फ उनको अदलिया ने रद्द किया है कि उनको जी बेंच से निकाला जाए जस्टिस बाबर सत्तार को, बल्कि भारी जुर्माना भी जो है वो तीनों इदारों पर आयद हुआ है। तीनों इदारों के लिए बहुत बड़ा ये लम्हा फिक्रिया भी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या हुकूमत इसको अपने लिए बतौर एम्बेरसमेंट देखती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो तीनों इदारे हैं ये स्टेट के अंडर आते हैं और हुकूमत वक्त के वफाकी हुकूमत के डायरेक्टली अंडर आते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये नुकात नाजरीन देखते चलिएगा इन पूरे मामलात पे कि सो फार वेयर डू वी स्टैंड और आगे क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर ज़ाहिर है असल हम गुफ्तगू करेंगे। 6 जजेस का ख़त, अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ समात, नतीजा क्या निकलेगा, एक्चुअल ये सवाल है। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था। ख़त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन इम्तियाज़ ने लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। फिर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में मामले पर रद्द अमल के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, बार और वफाक से तजावीज़ तलब की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी थी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ भेजा गया था। तजावीज़ के मुताबिक किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल होना चाहिए, जबकि सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी किस्म की मुदाखलत को रिपोर्ट करने का पाबंद होगा। मज़ीद नाज़रीन, मुदाखलत से मुतल्लिक़ 7 रोज़ में रिपोर्ट करना है, लाजिम होना चाहिए, और ऐसा ना करने की सूरत में जज मिसकंडक्ट का भी मुर्तकिब ठहराया जाएगा। अहम चैलेंज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए है, जो ये बता चुके हैं कि उनका दौर शुरू होने से आज तक कोई मुदाखलत की शिकायत उन्हें रिपोर्ट एटलीस्ट नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार भी इन जजों में शामिल हैं जिसने ख़त लिखकर मुबैना मुदाखलत की शिकायत की और उनके हवाले से जो एतराज़ लगाया है 3 इदारों ने, जैसे मैंने आपसे इब्तदाई में अर्ज़ किया, उस एतराज़ को भी किया गया है और जो 3 इदारे हैं उनका उन पे जुर्माने जो हैं वो भी भारी भरकम आयद किए गए हैं। इससे मुतालिक भी सवाल उठाएंगे नाजरीन। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं वो वही वाली बात है कि वो बड़े प्रॉमिसिंग भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे कैफियत में जो सियासी जो तमाम व्यू पॉइंट्स हैं अलग अलग सियासी जमातों के, जिन्होंने हर दौर में अपने दौर में ये कहा है कि हमारे खिलाफ, हमारे बारे में जो केसेस होते हैं वहाँ मुदाखलत होती है, तकरीबन बाय एंड लार्ज हर जमात का, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, तकरीबन हर जमात का ये मौक़िफ़ रहता है।
तो ये बात हम करेंगे कि अब ये जो जमातें हैं ये अपने आप को कहाँ पर खड़ा महसूस करती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज जब असेंबली से बात की, उन्होंने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रास्ते में जो है वो कोई रोड़े ना अटकाए जाएं। कौन सा रास्ता है दरअसल मौलाना साहब का? अपोजिशन के साथ रास्ता है? उनके रिमार्क से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हुकूमत के रास्ते में हुकूमत तो रोड़े नहीं अटकाएगी। तो बहरहाल इस पूरे मामले पे नाजरीन जो बड़े लर्नेड पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, और जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो लीगल व्यूज़ हैं वो भी, और पॉलिटिकल व्यूज़ दोनों को हम लोग शामिल गुफ्तगू करते हैं। और हमारी कोशिश है कि हुकूमती जमात के साथ अपोजिशन के भी व्यू पॉइंट्स और JUI का जो कि आजकल बहुत एक बुलंदोबांग जिनका एक व्यू है तमाम इन मामलात पे, उनका भी हम लोग जो इनपुट्स है वो हासिल करें। तो फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का मैं रुख करती हूँ नाजरीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मुझे JUI से ज्वाइन करते हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको सर। ज़ाहिर है आप लर्नेड लॉयर हैं, तो तमाम मामले पे अपनी जो एक लीगल एक्सपर्टीज़ है वो भी हमारे साथ रखिएगा, एज वेल एज़ पॉलिटिकल बोथ। अहमद अवैस साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसिल हैं, तमाम मामलात पे लीगली जो है वो रहनुमाई करते हैं अपनी पार्टी की, और इन तमाम मामलात को बड़े एक एप्रीहेंशन के साथ पहले भी आप देखते रहे। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब नाज़रीन मुझे शॉर्टली ज्वाइन करने लगे हैं PMLN से, उनसे भी हम लोग इन तमाम मामलात पे बात करेंगे और हुकूमत वक्त के हवाले से जानेंगे कि क्योंकि किसी वक्त पर ये PMLN का भी एक बहुत बड़ा नारा भी हुआ करता था और बहुत बड़ा कंसर्न भी हुआ करता था कि जी हमारे के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, बिलखुसूस जो पैनमा केसेस हैं, उनको दबाव के तहत उनके जो हैं फैसले हमारे ख़िलाफ़ और हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ लिए गए। तो अब PMLN कहाँ स्टैंड करती है? तमाम दोनों हजरात को वार्म वेलकम। एंड मीनवाइल मोहसिन रांझा साहब भी जब मुझे ज्वाइन करते हैं, बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इस पर थोड़ी अपने 2 सेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कमेंट आया है वो बड़ा एक आप समझे खुशाइंद भी है, और वो ऐसा लगता है कि वो अपने कॉलीग्स को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं इन तमाम मामलात पे। वो कहते हैं अगर हम मुत्तहिद हैं, सुनिएगा बल्कि मेरे पास है उनका एग्जैक्ट शॉट, होते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह नाजरीन ऑन द एंटायर मैटर। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामला। The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system, and we take it serious. इस firewall को develop करना है, because हम suo moto में इस चीज को देख रहे हैं। There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now. All the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं। जी कामरान साहब, आपने सुना जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी गैदरिंग को एड्रेस करते हुए अपने बहुत एक अज़म का इजहार किया है कि अगर हम मुत्तहिद हैं, हमारे मामलात में किसी की मजाल नहीं कि मुदाखलत हो। शाह साहब से बहुत एहतराम के साथ यकीनन वो मुत्तहिद होंगे, मगर मुत्तहिद अगर वो हैं भी तो गुज़श्ता 75-76 साल से मुत्तहिद होंगे, और इस अर्शाद में तकरीबन हर कार्नर से ये इल्ज़ाम लगा मुदाखलत होती रही है। आज भी ये इल्ज़ाम मौजूद है। आज PTI की तरफ से जो गुज़श्ता कल था उसमें नून लीग की तरफ से था, या दूसरी किसी और जमात की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी था। तो उसमें हम यकीनन सब हम तारीख़ के कटहरे में खड़े हैं बतौर कौम, शख्स भी। हम जुडिशरी को इतना इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए या इतना इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए। हम जब हुकूमत में होते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारी इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी कार्नर से होती है, उसमें हम इदारों को भी इस्तेमाल करते हैं और शायद ख़ुद भी जो है ना वो हर तरह से फेवर चाहते हैं और कर लेते हैं। ये काम जो है ना वो वाइस वर्सा हर वक्त होता आया है। हम हुकूमत में हुए तो शायद हमारी पार्ट पे या हमारे साथियों के पार्ट पे ये हरकत हुई होगी और अदारों के पार्ट पे हुई होगी, और अगर कोई और हुकूमत में है तो उसने भी यही इसी तरह की हरकत की होगी या जजों को प्रेशर में लाने की किसी न किसी तरह से कोशिश की होगी। आज भी आप देख लीजिए कि जो जज जो है वो आपको सूट नहीं करते, जो जिन जजों से आप समझते हैं कि वो कहीं और रिलीफ दे रहे हैं या इंडिपेंडेंटली रिलीफ दे रहे हैं, या आप चलें खुल के इन अल्फाज को कह लें कि जिनके बारे में ये ख्याल है कि किसी मखसूस पार्टी को रिलीफ दे रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो जब इस तरह की मुश्किलात पैदा हों और फिर उस मुश्किलात में मामला इस हद तक पहुंच जाएं कि कैमरे आपके बेडरूम्स तक आ जाएं, कैमरे जो ना वो आपके घरों के अंदर आ जाएं, कि मामला था आपकी जो ना वो छानबीन शुरू हो जाए जो ऑलरेडी हो चुकी थी। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन जी हो जाती है सिचुएशन। लेकिन कामरान साहब, आपसे बसद एहतराम ये भी अर्ज है कि आपने कहा कि हुकूमत
कोशिश करती है जुडिशरी को प्रेशर में लाने के लिए। मुझे याद पड़ता है जब पिछला दौरे हुकूमत था, अभी तो आप लोग इतना खुल के हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन ये कि आपने कहीं वोट भी नहीं दिया किसी भी इम्पोर्टेंट वोट में जो कि पार्लियामेंट में हुए हैं। लेकिन बात यह है कि इससे पहले जो पिछली हुकूमत थी उसमें तो आप लोग पूरा पार्ट एंड पार्सल थे पीडीएम हुकूमत के। उसमें जो एक्चुअल धरना था जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया था वो तो आप ही की जमात ने, JUIFA ने लीड किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि जी जो 2 सूबों की असेंबली टूटी है उसके वहां पर इलेक्शन कराए जाएं, तो वो आप लोग भी प्रेशर में नहीं ला रहे थे बतौर हुकूमत जुडिशरी को? देखिए, उसमें बहुत से ऐसे फैसले थे कि जो क्रीज से निकल गए हुए थे, जैसे 63A का फैसला है। और शायद अगर उस दिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूं कि शायद अगर उस दिन ना आते, वो धरना ना होता, तो मुमकिन तौर पे ये एप्रीहेंशन था कि किसी ना किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं पे शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने का खदशा था, जिसके पेश नजर आपको लगा कि वो धरना देना जरूरी था। वो मतलब सिस्टम को फेलियर की तरफ ले जाया जा रहा था, तो वो एक मैसेज था, वो मैसेज जो है वो उस वक्त कन्वे किया गया और उस वक्त वो यकीनन ये हुआ था, मगर इसके पीछे ये हिस्ट्री थी। बहुत अहम आपने आज इंकिशाफ किया है। आपने कहा कि आप ये बात एक हमसे शेयर कर रहे हैं, एंड आई वुड रियली से कि ये एक रेवलेशन है सुनने वालों के लिए भी कि इस खदशे के पेश नज़र। अहमद अवैस साहब, सर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस अदालती फैसलों की सबसे बड़ी बेनिफिशरी कहा जाता है PTI थी, वो भी तो यही दबाव के तहत कहा जाता था कि दिए गए थे, जिनमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी सबसे सरे फहरिस्त नाम है। हमने सुना उस वक्त वो कहते थे उनको दबाव का सामना है, और तब जो है PTI वाले उनके ऊपर बातें बताते थे कि जी उनके तो ये भी मामलात चल रहे हैं, उनके वो भी मामलात चल रहे हैं। और क्या ये भी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, सबसे बड़ी बात जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, वो भी उनको दबाव में लाने की आपकी एक कोशिश नहीं थी बैक इन द डे व्हेन यू वर इन पावर, जब इक्तदार PTI के पास था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो सिचुएशन थी, एक असूली बात मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा करूं और अब भी यही बात कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी ये इतनी पिवट पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट की जो एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी पर्सन, हाउ हाई इन अथॉरिटी ही मे बी, हाउ लो ही मे बी, he is supposed to be subservient to the constitution, all institutions subservient to the constitution। अब उसके बाद आ जाती है कि देखें जुडिशरी की पोजीशन बड़ी पिवट पोजीशन है, सबसे मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि एक तो वो इंसाफ का जो ताल्लुक है वो इस अदारे के साथ है, और पावर ऑफ रिव्यू है उसके पास। वो तमाम बाकी जो है, जो ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी जो है, पावर जो है कि वो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, वो इनको ओवरसी भी करती है, और जहां पे कोई लेजिस्लेशन जो है वो कॉन्ट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो उसको वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। तो इस लिहाज से बहुत अहम पोजीशन है, और जुडिशरी की मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है कि इसकी पोजीशन कमजोर अगर हो जाए, और कोई शक नहीं, लेकिन सर मैं वही आपसे अर्ज कर रही हूँ, मेरा आपसे जो पिवटल सवाल था वो यही था कि आपने दौरे हुकूमत में जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको 2 मिसालें इसीलिए मैंने आपसे अर्ज की, जस्टिस शौकत सिद्दीकी की और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, व्हिच वाज अगेंस्ट द प्रेजेंट सिटिंग चीफ जस्टिस। मेरा नहीं ख्याल कि प्रेशराइज करने के नुक्ता नजर से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था बन के जिस वक्त वो बन के आया, और उस मौके के ऊपर भी वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा था कि थिंक 100 टाइम्स। अच्छा, so you had a difference of opinion with the PTI on this? बिल्कुल, मैंने ये इट इज ऑन रिकॉर्ड। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव का एक ऐसी सिचुएशन पे हम आ गए हैं कि जहां पे हमें एक फैसला करना होगा कि ये मामलात एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी के ऊपर चलेंगे कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग शक्ल में हमारे सामने। वैसे सर ये जो अभी कामरान साहब ने अभी बात की है, अहमद साहब, मैं उस पे भी आपका व्यू जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ये खदशा था कि शहबाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए उनको जरूरी लगा धरना देना कि इंस्टेबिलिटी लाई जा रही थी। ये बड़ी दिस इज समथिंग वेरी पैथेटिक
कि जब आप हुकूमत में हो, कोई भी हो हुकूमत में, और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को जुडिशरी पे इम्पोज करना चाहे, या इंटिमिडेट करे उसको, या खौफजदा करे किसी भी एतबार से, या ब्लैकमेल करे, जिस तरह आप ये 8 खत जज साहिबान के जो खत हैं उसके मुताबिक तो वो ब्लैकमेल किया जा रहा है उनको, क्योंकि घरों के बेडरूम में जब आप कैमरा लगा देंगे। जी बिला शुबा जो सर एलिगेशंस हैं और जो सेट ऑफ एक्यूजेशंस है वो तो बहुत ही खतरनाक नौयत के हैं, और अल्लाह माफ करे, बिल्कुल इस पे तो कोई खिलाफ ही नहीं हो सकता। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि चाहिए यही है कि यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट इसको, जब कल से केस शुरू होगा, इसको नॉट ओनली के सब इसको इंतहाई इंपॉर्टेंस देनी होगी, बल्कि इसको बहुत ही इस अंदाज में चलाना पड़ेगा कि जहाँ पे उन्होंने देखना है कि ये यहाँ पे फैसला होगा कि अगर ये जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रीअसर्ट ना किया एज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के जो फैसला देगा, और वो फैसला इंप्लीमेंट होगा हर जगह के ऊपर, और उसको कोई उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उसको, तो सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी लूज इट्स करेंसी इन द लाइफ। ये बिल्कुल इसमें कोई जी आपने ये भी बताया कि क्या इसके नतायज हो सकते हैं अगर इस पूरे केस का, इस मामले का जो फैसला है। हाँ, आपने वो भी इम्प्लीकेशन से भी आपने वार्न किया है एक तरह से। मोहसिन रांझा भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा, स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN, और वेलकम ऑन बोर्ड मोहसिन साहब। अभी कामरान साहब भी अभी अपनी बात कर रहे थे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं। ये बताइएगा, ये जो जाहिर है आप लोग हमेशा कहते रहे पनामा के फैसले दबाव में लिए गए, जजेस को दबाव में लाकर आपकी क़यादत के खिलाफ। ओके, आई हैव टू रिकनेक्ट हिम। जी कामरान साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला ले जाती हूँ। ये आपने सुन लिया कि इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि अगर ये सारे जो मामलात हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से एड्रेस नहीं किया, और इतनी ख़तरनाक बात जो की जा रही है, तो ये आपने इम्प्लिकेशंस भी आपने सुन लिए। अहमद अवैस साहब जो बयान कर रहे हैं वो कहते हैं ठीक है, उनका तो अपना ज़ाती ख्याल था कि जो रेफरेंस था काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ वो गलत था। वो यकीनन वो गलत रेफरेंस था, और उस गलत रेफरेंस के पीछे जो है वो आपके अदारे भी शामिल थे, उसमें मुलविस थे, और उसमें कुछ लोगों के ज़ाती मामलात भी थे। मगर ये बात जो है ना, ये हमेशा इस मुल्क में होती आई है। हम कहीं ना कहीं पे हमारे जजेस भी किसी न किसी हवाले से इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि आप अभी रांझा साहब से क्वेश्चन कर रहे थे, वो उसमें भी जो है ना वो मैं, बल्कि मुझे इजाजत दीजिएगा कामरान साहब, मुझे बताया गया है कि मैं शायद मेरा राब्ता दोबारा उनसे एस्टेब्लिश हुआ है। जी मोहसिन रांझा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है, अभी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी इसके ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर किए हैं, अहमद अवैस साहब ने भी। आपकी भी बात ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, यू बीइंग अ स्टॉलवर्ट ऑफ योर पार्टी। आप पहले यही सारे आप लोग क्लेम करते थे कि PMLN के खिलाफ फैसले किए गए हैं, आपकी क़यादत को जो है वो दबाव में लाकर जजेस को उन फैसले लिए गए। अगर यही मामला अब आपके दौरे हुकूमत में उठ रहा है, तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप उन जजेस के साथ खड़े हों, बजाय इसके कि जो हुकूमती इदारे हैं वो 3 इदारे, आज आपने देखा है कि वन ऑफ दोज जजेस जो कि शिकायत कुनंदा हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, उनके खिलाफ 3 इदारों ने दरख्वास्त दी है, और वो बाकायदा डिसमिस भी हुई है, और तीनों इदारों को भारी जुर्माना भी किया गया है, जब ये कहा गया है कि उनको ऑडियो लीक्स वाले बेंच से जस्टिस बाबर सत्तार को निकाल दिया जाए। देखिए, जहाँ तक अदलिया का सवाल है और अदलिया की अपनी सुप्रीमेसी का सवाल है, अदलिया की आज़ादी का सवाल है, तो उस पर तो बियॉन्ड एनी डाउट है कि हमारी जमात का मौक़िफ़ ये होगा कि हम कह रहे हैं कि हम अदलिया को सपोर्ट नहीं करते। हमने तो अदलिया की, जब आपको याद होगा जजेस को हटाया गया तो बहाली के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई, और कितनी कुर्बानियां दी मुस्लिम लीग नून ने, और फिर जजेस को बहाल कराया। तो जिस अदलिया को इतनी मेहनत से, जिसकी आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा काम किया गया हो, फिर उसी अदलिया से हमारे उस पार्टी के सीनियर तरीन क़यादत नवाज शरीफ साहब का और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से पनामा पेपर्स के केस में, उसी अदलिया जिसकी बहाली के लिए हमने जंग लड़ी, हमने अपनी हुकूमत, बल्कि पंजाब में हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, हम पे एक बहुत बुरा वक्त आया, हम उस अदलिया के लिए खड़े रहे, उसी अदलिया ने भी नवाज शरीफ साहब को एक फैसले के जरिए अकामा के केस में उनको घर भेज दिया, और उनके ऊपर किस तरह के इल्जाम लगा। फिर वही दोबारा से फैसला पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि बाद में उसी फैसले को जो है उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो पहली तो बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी आला जज के अगर कोई इश्यूज हैं या उसके ऊपर कोई इल्जामात हैं तो उसको
ही उसको कानूनी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। चाहे अगर इस मुल्क का वजीर आजम कानूनी प्रोसेस से गुजर सकता है, उसको कोई इल्जामात लगे, या किसी और अदारे का सरबराह जब कानूनी प्रोसेस से गुजरता है, उसको किसी किस्म के नहीं मोहसिन साहब, मेरा आपसे अर्ज ये है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब आप प्लीज ब्रेक के बाद फरमाइएगा। मैं आप ही आऊंगी ताकि आप कंटिन्यूटी में बात करें। आप कह रहे हैं कि प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस से तो वो तो शिकायत कुनंदा है, वो कह रहे हैं हमारे लिए, हमारे हक में प्रोसेस करें, जो हमने इतनी संगीन एक्यूजिशंस लगाई हैं और मतलब खुदा ना खास्ता इस तरह की प्राइवेसी ब्रीच की जो बातें की जा रही हैं। तो ये बात बड़ी अहम है आपसे करने वाली। आफ्टर अ ब्रेक प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। मोहसिन साहब, मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी कि अगर जजेस सुन रहे होंगे आपके रिमार्क्स, जो कंप्लेनेंट्स हैं एक्चुअली, तो वो तो कहेंगे कि ये तो उल्टा चोर वो वाली बात हो गई कि हम तो उल्टा ऑपरेस्ड हैं, हम तो शिकायत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम ही प्रोसेस से गुजरे, हम ही एक मरहले से गुजरे। हम तो कह रहे हैं उनको मराहिल से गुजारें जिन्होंने उनको प्रेशराइज किया है। देखिए, वो जो जिन पे इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने प्रेशराइज किया है, तो जाहिर है ऑब्वियसली अब ये काम तो अदलिया ने करना है ना, ये तो सुपीरियर जुडिशरी ने करना है कि जिस तरीके से भी प्रोसेस को वो अडॉप्ट करते हैं और जो भी तरीकाकार वो अपनाएंगे, तमाम अदारे जो हैं पाकिस्तान के वो तो कंप्लायंस करेंगे। लेकिन ये बात जरूर होती है कि ये जजेस जो हैं, उस वक्त भी जजेस का ये खास जज्बा नजर आता जब नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था। हमारी पार्टी के लोगों के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं निकलते थे, एक दिन में 10-10, 20-20 किस्म के जो कानून साजियां थी वो पूरे रूल्स को बलडोज करके कर दी जाती थी। उस वक्त भी जब हम अदालतों के दरवाजे खटखटाते थे कि जी हमारे पे मंशियात का झूठा केस बना दिया गया, कुछ हमारे तरफ देखें तो हमारे तो एक दिन में व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जज तब्दील हो जाते थे। अगर कोई जज कोई रिलीफ देने लगता था तो उस जज का व्हाट्सएप मैसेज पे लॉ मिनिस्ट्री ट्रांसफर कर देती थी। तो काश हम तो ये नहीं कह रहे कि इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या इनको नहीं। हम तो क्या ये जो जजेस थे, वैसे मोहसिन साहब, क्या ये उस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे थे? आप कह रहे हैं आपके खिलाफ इस तरह की नाइंसाफियां हो रही थी, ये इन 6 जजेस का स्टांस उस वक्त आपके साथ था, आपके हक में फैसले कुछ आते तो थे इनकी तरफ से? देखिए, खामोशी जो होती है ना, मैं एक बात कहूँ, खामोशी जो होती है वो भी एक बहुत बड़ी एडमिशन होती है। अगर आप खामोश हो जाए और आपने मिसाल देखी है ना, सुनी होगी कि जुल्म को देख के ना बोलना जो है वो भी जालिम होने के मुतरादिफ है। तो अगर देखा जा रहा हो उस वक्त सब जो उस वक्त नहीं लोगों में हिम्मत थी बोला, शौकत सिद्दीकी साहब जब बोले तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, शौकत सिद्दीकी साहब के बाद के आप सारे मामला देख लें, उनके लिए कितने कुछ काजी फायदी से खुद देख लें, चीफ जस्टिस को इंसाफ लेने के लिए या उनकी ज़ौजा मोहतरमा को, उनकी मिसेस को इंसाफ लेने के लिए कितनी दफा चल के FBI के दफ्तरों में जाना पड़ा। क्या उस वक्त सारे जो उनके कॉलीग्स थे वो देख नहीं रहे थे कि एक ऑनरेबल जज के साथ क्या होता है और उनको किस प्रोसेस में से गुजरना पड़ रहा है, किस किस तरह की दफाइयां और उनको जस्टिफिकेशन पेश करने के लिए उन्होंने पूरा मुकदमा लड़ा। तो ये कोई कहना कोई इस तरह नहीं है कि कोई ये पहली दफा होने जा रहा है या ये पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हम इसको सपोर्ट किसी सूरत में भी नहीं करते, ना ही करते हैं ना करेंगे। लेकिन एक बात सिर्फ माजी की, लेकिन आपने तो सर वो जो 3 इदारे हैं उन्होंने तो दरख्वास्त दी ना बाबर सत्तार को अलहदा करने के लिए ऑडियो लीक्स वाले केस से, और उस पर अदलिया ने उल्टा बरहमी का इजहार किया। उन्हीं इदारों को उन्होंने रेप्रिमांड किया जिन्होंने दरख्वास्त दी। ये किसी का भी कानूनी या हर किसी का कानूनी इख्तियार, अगर वो समझता है कि कोई जज जो है उनका किसी किस्म का कोई बायसनेस है या कोई इस किस्म का उनका एक सर्टन इंक्लाइंड है किसी तरफ, तो कोई भी अदारा किसी भी केस में, अदारा ना भी हो, कोई एक प्राइवेट पार्टी जो है वो दरख्वास्त दे के किसी ऑनरेबल बेंच से दरख्वास्त कर सकती है कि जी जज साहब को इसके बेंच से या इस केस से अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए। तो ये तो एक लीगल राइट है। और आगे से अगर जुडिशरी की तरफ से या ऑनरेबल बेंच की तरफ से जो भी जजमेंट आए वो तो उसके ऊपर वो तो ऑनरेबल बेंच की मर्जी है कि वो क्या जजमेंट देते हैं। लेकिन ये इख्तियार हर किसी भी पार्टी का है कि वो अगर किसी जज पे या किसी बेंच पे मुतमिन ना हो तो वो तो दरख्वास्त दे सकते हैं। क्या ठीक है, आपने कहा बाय द बुक दरख्वास्त दी है। मैं दोनों दीगर हजरात की तरफ ये मामला ले जाती हूँ क्योंकि साथ साथ बातें चल रही हैं मुज़ाकरात की, और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं इसहाक डार साहब अलॉन्ग विद बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर।
अहमद अवैस साहब, आपने सुना है ये ख्वाजा आसिफ साहब तनकीद कर रहे हैं और वो कुछ गलत नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के या पीटीआई के बहैसियत पार्टी, आप जिसको क्रिटिसाइज करते हैं उसी से फिर आप मदद मांगते हैं। इसका लुब्बे लुबाब ये है, वो ट्वीट करते हुए कहते हैं सिविलियन बालादस्ती का नारा और मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से, बैरूनी साजिश व अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे और तरले अमरीका से, मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक बदजुबानी और असद कैसर साहब पूरी PTI के साथ उनके दहलीज पर सजदा रेज, जनरल बाजवा पे हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम और उन्हीं को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर, इमरान खान का झूठ और मुनाफकत ना ख़त्म होने का वाला सिलसिला जारी और सारी है। ये जो पूरी तनकीद है आप इसे देखते हैं अहमद अवैस साहब, क्योंकि आपके जो क्रिटिक्स हैं वो यही बात करते हैं कि आप लोग तो पहले कहते थे सिविलियन सुप्रीमेसी, अब आप कहते हैं हम लोगों ने हार्ड वे सीख ली है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इज द वे। लेकिन फिर क्या वजह है कि ये बार बार आप लोग आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं कि आए हमसे मुज़ाकरात करें? ये इंप्रेशन जा रहा है बाय एंड लार्ज। देखिए बात यह है, पहली बात तो जो है आपने ख्वाजा आसिफ की बात की। ख्वाजा आसिफ जो हैं क्रेडिबल आदमी नहीं है। उनकी पार्लियामेंट में आज से कुछ साल पहले जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के मतलब फ़ौजी जर्नलों के मतलब जो तकरीर की थी वो भी सबके सामने है। फिर उसके बाद वो इलेक्शन इस बुरी तरह से हार के पार्लियामेंट में बैठे हुए, किस डिठाई के साथ, ज़रा भी इंसानियत हो और अखलाकी अकदार का ख्याल रखते हो तो कभी ऐसा सोचें भी ना। उसके बाद ओथ भी उठा लिया, झूठा ओठ उन्होंने। तीसरी बात जो ये कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से हमारे मुतालिक, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। PTI की किसी लीडरशिप ने ना इमरान खान की तरफ से ना किसी लेवल के ऊपर कोई पैगाम रसानी नहीं हुई है। कोई हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए हमने नहीं कहा। शहरियार आफरीदी साहब ने तो कहा है ना सर एक अपने इंटरव्यू में कि हम हुकूमत से नहीं, ये तो कठपुतली हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे तो आर्मी चीफ से या DGI से। उसकी उन्होंने अपने तौर पे ये कहा है और उसकी भरपूर तरदीद की है। इस वक्त के चेयरमैन गौहर अली खान ने भी उसकी तरदीद की है और उमर अयूब ने भी इसकी कैटेगोरिकली इसकी तरदीद की है कि ये बिल्कुल झूठ है और बेसरोपा बात है, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। और बात यह है कि नेगोशिएशन वाली बात जो है अभी हम बिलीव करते हैं कि एक पॉलिटिकल इम्पास जहाँ पे पैदा हो गया हो, एक डेडलॉक हो रहा हो, तो एक नेगोशिएशन का डोर ओपन जरूर रखना चाहिए। बट पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के लिए जो तरीकेकार है, लेकिन आइन के साथ जो खेल खेला जा रहा है और जो हम समझते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से जो बदला गया है और यहाँ पे नेकेड डेस्पोटिज्म जो लाया जा रहा है, हम खुला उसकी मुखालफत करते हैं और ये हमारी पार्टी तो का आप सर हुकूमत वक्त से यानी PMLN लेड गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने को तैयार है? मैं आपसे फिर अगर सादा ये सवाल करूं, या आपका ये ओपिनियन है कि भाई ये तो किसी के हाथों चलने वाले लोग हैं, हम इनसे क्यों बात करें? सवाल ये है कि हम तो कहते हैं देखिए दो चीजें हैं, जब राइटली रॉन्गली हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, मैग्नेनिमिटी तो इनको दिखानी है, ये हाथ बढ़ाएंगे और बताएंगे कि हम आपके ये TOR जो है इनके ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ बैठ के बात करें, देखिए फिर हम उसका रिस्पांस क्या आता है। अच्छा, बात ये है, ये बड़ी ऑफर है भाई आपने हुकूमत को की है। एक TOR बना दें फिर आप में शो करें, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, ठीक है, अच्छा ये तो अच्छी बात है। कर रहा हूं, एक बात सुन लीजिए, एक अपना इंडिपेंडेंट माइंड भी इनको दिखाना होगा कि हम तो समझते हैं कि वो कहते हैं ना कि प्यादा बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा, ये तो उस कैफियत में बैठे हुए हैं, इनसे क्या बात होगी। शायराना अंदाज में आपने बात की है कि ये अपनी इंडिपेंडेंस भी तो शो करें। जी कामरान साहब, आपको लगता है इंडिपेंडेंस शो किए या नहीं किए, और क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने डिसाइड कर लिया है कि वो विकेट के किस तरफ हैं? क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि हमारा रास्ता ना रोका जाए। इसको क्या हम लोग इसको इंटरप्रेट करें कि PTI के साथ हैं इस वक्त JUI से? हम अपने साथ हैं, हम एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी है, हम हमारी अपनी जदोजहद है और पहले भी 2018 में भी हमारी अपनी जदोजहद थी। जिसका दिल चाहा, जिस वक्त दिल चाहा वो आया, जिस वक्त उसका दिल नहीं चाहा वो नहीं आया। तो हम अपने साथ हैं, हमारा अपना प्रोग्राम है, हम इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल। देखिए आप सिविल स्पेस की बात करते हैं, आप सिविल स्पेस जो है वो दो एतबार में, वैसे तो पूरे 75-76 साल में
हमारी कोई सिविल स्पेस के हवाले से कोई खास जो है ना तारीख नहीं है, मगर दौर में जिसमें एक दौर में हम भी शामिल हैं, उसमें सिविल स्पेस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है। उसमें एक पीटीआई का दौर है जिसमें जो है वो आर्मी चीफ कौम के बाप हुआ करते थे, या वो लोगों को इकट्ठा करके वो एमएनएज और सेनेटर्स को इकट्ठा करके पार्लियामान में लाया करते थे, और दूसरा वो हमारा इसके बाद का दौर। इन दोनों में जो है सिविल स्पेस बहुत ज्यादा कम। दो दौर आपने आइडेंटिफाई किए कि जिसमें सिविलियन की जो स्पेस थी वो बिल्कुल कम थी। एक पीटीआई का दौर आपने आइडेंटिफाई किया, और दूसरा दौर आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया? भी शामिल थे, जिसमें हम भी शामिल थे। अच्छा, वही तो बहुत बड़ा आपने स्टेटमेंट दिया सर। वही वाली इसमें एक इंक्लिनेशन नजर आ रही है जो कि मौलाना साहब ने इलेक्शंस के फौरी बाद एक अपनी बात की थी। आप अपने ऊपर भी बात कर रहे हैं कि आप भी शामिल थे, यानी गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी उसमें शामिल था, मगर ये इन दो अदवार में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है सिविल स्पेस, और वो चीज बाकी नहीं रही। जो पर्दा था, जो किसी हद तक जो है ना वो आंखों का पर्दा था, वो भी बाकी नहीं रहा। अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद तो मोहसिन राजा साहब बता सकते हैं, या फिर उसके बाद तारीख बताएगी कि उसके बाद जो है ना मजीद सिविल स्पेस कितनी श्रिंक हुई है। आप भी बता सकते हैं सर, बिकॉज़ यू वर द एलाय ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने अपने दौर को जो है ना वो कह दिया कि उसमें भी आप भी कंसीड करते हैं। मोहसिन साहब, कामरान साहब ने तो आपके जो कोर्ट है उसमें बॉल डाल दी है कि दो दौर थे, दो अदवार थे जिसमें सिविलियन की स्पेस बिल्कुल श्रिंक हो गई थी और पर्दे भी खत्म हो गए। एक उन्होंने पीटीआई का दौर कहा और एक उन्होंने अपना दौर कहा जिसमें वो आपके एलाय थे कि बहुत कॉम्प्रोमाइजेस हुए। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है अगर आपके एलाय आप पे लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी है, और मैं समझता हूँ कि ये ओपिनियन की हद तक है ये बात। और जहाँ तक उनकी तरफ से ये कोई इल्जाम तराशी हो, मैं नहीं समझता इस तरह की उन्होंने बात की है कामरान साहब ने। देखिए, इन्होंने फैक्चुअल बात की है। ये फैक्ट है कि इस मुल्क में जो सिविलियन स्पेस जो स्क्वीज हुई है उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2018 के इलेक्शंस के बाद जो तरीकाकार जिस तरीके से पार्लियामेंट को चलाया गया और स्पेस श्रिंक होती गई, वो एक नॉन एंडिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां से नवाज शरीफ साहब को एक अदालती फैसले के जरिए, इसलिए तो मैंने हिस्ट्री की तरफ आपको लेके जा रहा था कि माजी की तरफ ये ग्रुप देख कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा था, शौकत सिद्दीकी बार बार बातें कर रहा था, काजी फायद ईसा का एपिसोड चल रहा था, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब क्या कहा करते थे कि बिल्कुल जनाब ये जो है ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बाजवा साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब गलत बात कर रहे हैं, फैज हमीद के बारे में नवाज शरीफ साहब गलत बात कर रहे हैं, ये क्या बात हो रही है। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब हकीकत बयान कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फिर नवाज शरीफ साहब को और हमारी पार्टी को उस वक्त केसेस में से गुजारा गया, उन पे झूठे मुकदमात बनाए गए और इतने झूठे मुकदमात बना दिए गए कि आखिर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले तो ये कहा गया कि आपकी सारी की सारी लीडरशिप को उठा के जेल में फेंक दिया जाएगा और आपके पास सफ़े अव्वल की लीडरशिप मौजूद ही नहीं होगी। आपका पार्टी जो है, हमारी पार्टी नून लीग, ये 2023 या 2024 के जो भी इंतखाब बात होंगे वो सेकंड टीयर के साथ लड़ेगी, यानी कि हमारी जो टॉप टीयर है वो सारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये स्पेस कौन ले रहा था, आइडियाज कौन दे रहा था, ये कहाँ से आइडियाज आ रहे थे? ये तो इन खदशात के तहत आप कहते हैं आपको ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम रसाई हुई थी मोहसिन साहब, रांझा साहब? जो इनको सियासी गुरु थे ना इमरान खान साहब के उस वक्त, ये तो ओपनली इमरान खान साहब जो थे, ये तो सबको ओपन, ये तो हर बंदे को एक वाज़ेह हो गया था कि इन्होंने राना सनाउल्लाह को हेरोइन वाले केस में सजा देनी है। हम तो कोर्ट्स में बैठे हुए थे, इन्होंने शायद क्या वाज़ेह हो गया था? राना सनाउल्लाह साहब को क्या मतलब खुदा ना खास्ता सजाए मौत का इरादा था? क्योंकि वो तो केस कहते हैं उसकी अल्टीमेट सजा यही है। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर उस दिस इज वेरी शॉकिंग मोहसिन साहब, और ये तो बहुत बड़ा फिर आप समझें कि दिस इज अ बिग एलिगेशन कि ये लोग खुदा ना खास्ता सजाए मौत चाहते थे अपने सियासी हरीफ की। ये सारी की सारी सजाएं होनी थी। और आप मुझे ये बताएं कि इतना जो केस बना देना, तो ये तो सजाए मौत। आप अपने बदतरीन दुश्मन पे भी 9A, B, C और 9C के मुकदमे ना काटे जिसमें 15 किलो हेरोइन, जिस बंदे पे 15 आप दरख्त के साथ 15 किलो हेरोइन बांध देना, उनको कहेंगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो, वो दरख्त भी सूख जाएगा। ये तो इतना सख्त जुर्म है जिसकी राना सनाउल्लाह, एक मैंने आपको मिसाल दी है, इस तरह के कई केस थे मेरे समेत, मुझे कई दफा नायब ने नोटिस आया और मैंने
वकीलों का मैं शुक्रगुजार हूँ, वकला ने इस वक्त मेरे लिए स्टैंड लिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने करारदाद मंजूर की, तो मैं बच गया नैब से। नहीं तो शहजाद अकबर साहब ने मुझे पेशी पे बुलाया होता और मुझे भी अरेस्ट करना था। वो तो फिर सब ने ये जब करारदाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस तरीके, हम जिस तरीके से गुजरे, मैं तो अपने आप को भी सफे अव्वल में नहीं शुमार करता ना। मैं तो कहता हूँ कि अब तो भी अब कमिंग में थे। बाकी जो टीवी पे जाके बात करते थे, खान साहब का क्या काम होता था? वो सिर्फ दोपहर को उन्होंने 1 से लेके 4 बजे तक टॉक शो देखने, 4 बजे उन्होंने शहजाद अकबर को फोन उठाना है और बाकी भी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके सरबराहान को कि जनाब इसके खिलाफ ये कार्रवाई करें। अच्छा, जो ज्यादा बोल रहे हैं उन लोगों को फिर आड़े हाथों लेने का खान साहब पूरी एक फहरिस्त बनाते थे डेली की, और ये बहुत आपने बड़ा इंकशाफ किया कि मौत। बिल्कुल 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 सख्त तरीन सजाएं, सख्त से सख्त तरीन सजाएं। तो जब आप अहमद साहब, डू यू हैव एनी रिप्लाई टू दिस? क्योंकि बहुत ये संगीन बात है, आप अपने सियासी हरीफ के लिए मतलब नो मैटर द ऑपोजिशन, आप मौत कैसे विश कर सकते हैं? ये इनके जहन की इख्तरा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इस तरह से इमरान ने मामलात में इस तरह इंटरफेयर कहीं नहीं किया, और यही वजह थी कि आपने देखें कि कोई केस जो है वो 3-3.5 साल में मुकम्मल ही नहीं हुआ। आप सजाएं सजाने का तरीका आपने देखा ना अभी, कि रात के 12 बजे तक जज बैठा होता है कि जी मुझे तो मजबूरी है, आज ही मैंने ये फैसला भी करना है और आज ही शहादतें भी रिकॉर्ड करनी है। और कौन भेजता है उसको? ना चीफ जस्टिस ने भेजा हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ना चीफ जस्टिस ने भेजा। अच्छा, दिस इज अ वैलिड डिफरेंशिएशन जो वो उन्होंने ड्रॉ की है कि जो जल्द उजलत की बात जो की जा रही है। मोहसिन साहब, मैं आपकी तरफ ही लाऊंगी। जी सर, प्लीज कंप्लीट। अहमद साहब। यस, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि अगर इमरान खान इतना इंटरेस्टेड होते इस मामले के लिए, तो वो उसका ऐसा बनाते कि वो उसको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में सजा दे के जेल भेजते। कोई केस तोड़ तक पहुंचा, इसलिए कि ये केसेस जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते थे। इमरान वाज नॉट इंटरेस्टेड। अरे लेकिन बहरहाल चलते रहे। दिस इज वन आफ्टर अनदर सर। आपने तो दूसरा बहुत बड़ा आप ये बात रिवील कर रहे हैं कि ये तो उनकी तरफ से आते थे। ये तो पल्ला झाड़ने के मुतरादिफ हुई ना सर बात, क्योंकि जब वो वॉशिंगटन डीसी जाते थे वो सारा क्रेडिट खुद लेते थे अपने वोटर्स के आगे कि मैं फ्रिज निकालूंगा, एसी निकालूंगा। हाँ, आपका एक रिकॉर्ड है कि ये जब केस था राना सनाउल्लाह का केस था हेरोइन का, ये केस तो फौज की तरफ से बकायदा बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा ने आके कैबिनेट को एड्रेस किया था और डिटेल दी थी इस केस के, ये कर रहे हैं और ये गिरफ्तार किया जाए। और ये सारी जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, ये इसकी हाई आर की सारी सर्विंग फौजी कंट्रोल करते थे इसको। ये वहां से सारा बना था केस, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। और आप दीगर केसेस को भी इसी के साथ क्लब कर रहे हैं कि वो सारे केसेस एस्टैब्लिशमेंट करवाती थी। खान साहब की कोई मर्जी नहीं थी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज करने की। अक्सर केसेस जो हैं वो उनकी मर्जी से होते थे। नॉनदलेस ये बहुत बड़ा आपका बयान है। ये अभी भी आप देख लें, अभी भी आपको लगता है यही हो रहा है और ये लोग बेबस हैं, पीएमएलएन बेबस है। ये पहले तो ये साथ थे लगे हुए उनके, अब बेबस आहिस्ता आहिस्ता होंगे। अच्छा, अभी नहीं हुए, आहिस्ता होंगे। कामरान साहब, आप हिमायत करते हैं मुज़ाकरात की? अभी क्योंकि अभी देखें, अहमद साहब ने बड़ी बात की है। अहमद साहब ने कहा है कि ये अभी TORs वगैरह अगर हमें कोई देती है गवर्नमेंट तो हम सोच तो सकते हैं उसके ऊपर। देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई पहले आपके सवाल से पहले कि ये कितने बेबस बेचारे वजीर आजम थे, 2018 के बाद वाले भी, उसके बाद वाले भी और उसके बाद वाले भी। तो ये तो बेबसी तो आपको वज़ीर आज़म की पता चल गई ना। और मुझे ये समझ नहीं आते कि इतनी बेबसी के साथ जो है ना ये वज़ारत उज़्मा क्यों लेते हैं या क्यों कंटिन्यू करते हैं या क्यों उससे चिमटे रहते हैं, ये मेरी समझ में आज नहीं आया। तो बाकी जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात इस मुल्क में सियासी कुव्वतों के दरमियान होने चाहिए। सियासी कुव्वत जो इस वक्त हुकूमत में है, जितनी सियासी कुव्वत है, उनको जो है वो एक गुड जेस्चर उनकी तरफ से आना चाहिए कि आ जाइए, आप जो कुछ कह रहे हैं दो कि ये गलत है, मगर हम इसके लिए, हम इलेक्शन के अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए, इलेक्शन का ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं, आइए बैठ के बात करते हैं, बात हो जाए। अगर हमारी बात दुरुस्त थी तो उनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। क्या आपको भी ये लगता है कि पहले इलेक्शंस की लेजिटिमेसी को एक प्री कंडीशन बनाया जाए, प्री रिक्विजिट,
फिर उसके बाद मुज़ाकरात हों, क्योंकि यही शर्त तो पीटीआई की है कि पहले 8 फरवरी पे हमारे साथ जो ज्यादती हुई है पहले उसका अजाला करें, फिर आगे बात होगी। देखिए, उसका अजाला ना करें, सिर्फ ये बैठ जाएं और उसमें कह दें कि जी हम इसका ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं, आइए इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करते हैं। और जब टर्म्स तय करेंगे उसमें 1 महीना लगे, 1 महीने के बाद जो है ना या तो इनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। नॉट अ बैड आइडिया, इतनी बुरा तो ये ख्याल नहीं है वैसे। इसमें कोई किसी जाएगा। भुट्टो साहब ने भी करवाया था 1977 में, भुट्टो साहब ने भी ऐसा करवाया था जब इनके लास्ट डायलॉग को वे कामयाब हो गए थे। रांझा साहब अभी उनको इलेक्शन के रिगिंग के इशू के ऊपर तारीख के झरोकों से, रांझा साहब आपको माजी की भी मिसालें बताई जा रही हैं कि भुट्टो साहब ने भी कराया है, तो आप क्यों नहीं करा सकते? टीओआरस बना लें कि ये जो 8 फरवरी में जो भी बेज़ाब्तगियां हुई हैं आपने तो एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन दीगर आपके जो साथी हैं PMLN से वो तो कहते हैं हमारे खिलाफ हुई हैं, इनके खिलाफ नहीं हुई। इस पे भी, और ये जो बेबस बमुकाबला बेबस की एक बहस चल रही है, इस पे भी अपने 2 सेंट्स दीजिए प्लीज। देखिए, ये दो इश्यूज हैं। एक तो इंतखाबात की बेज़ाब्तियां हैं, दूसरे इनके मुकदमात हैं। और हमने तो इनको हमेशा ही ये बात कही है, और हमने 2018 में भी जब इंतखाबात हो गए थे तो मिसाके मईशत से लेके इंतखाबात की इस्लाहात, इलेक्शन एक्ट में जो इस्लाहात थी, उसके अलावा फैटफ का मामला था, फैटफ में जो इस्लाहात थे, जो अमेंडमेंट्स होनी थी, हमने उन हर इशू के ऊपर इनसे बात की थी कि पार्लियामान में बैठ के बात करते, और हम तो अभी भी ओपन है डिस्कशन के लिए। और मैं इनको ये हमेशा कहूंगा कि देखिए, आपने बयानिया अपनाया कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और आपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए में अवाम में पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बेइंतहा जो से बढ़ के जहर जो था वो तकसीम किया। फिर आपने 9 मई का वाकया किया, और आपका जो इंतखाबी जो नैरेटिव है वो खड़ा ही इस बयानिए पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट। और आज अब जब आप बात करने जाएंगे तो आपको 100 उसकी जो मतलब देनी पड़ेंगी उसकी एक्सप्लेनेशंस कि आज आप अपने बयानिए से करें। लेकिन मैं इनको यही बात करूंगा कि बिल्कुल जरूर करें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वन इज नेवर लेट इन लाइफ। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि माजी में जो मुकदमात PMLN के खिलाफ चलने वाले थे और जो कुछ होने वाला था, और उस पे प्लीज कमेंट करें। अभी जो अहमद अवैस साहब फरमा रहे थे कि वो तो सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे, और इमरान खान साहब की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जैसे कि आप रीड कर रहे थे। देखिए, अब तो अगर इमरान खान साहब उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुद ही ये इस चीज का नोटिस भी लेना चाहिए कि अगर इस तरह की इंटरफेरेंस उस वक्त की जा रही थी, और उन्होंने कई चीजों के ऊपर अभी पिछले दिनों कई तरह के मैटर्स जो हैं वो खुले भी हैं, जिनके बारे में हम भी सुन रहे हैं कि इन हाउस इंक्वायरीज और इन हाउस इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, मामलात के ऊपर चीजों को देखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बिल्कुल देखना चाहिए, और वो यकीनी तौर पे देख भी रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए जो स्पेस है रिड्यूस हुई है, वो 9 मई था। क्योंकि 9 में एक ऐसा वाक़या है जिसने हम हमारे जो जमहूरियत का सफर था उसको दोबारा से सिफर पे ले आया, ये 9 मई करके। क्योंकि 9 मई में इन्होंने जो इनसिक्योरिटी कॉज की है विद इन द इंस्टीट्यूशन, वो इनसिक्योरिटी जो है वो अब दूर होते होते कि आप एक फॉल्स नैरेटिव और एक फॉल्स एलिगेशंस की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को उभार के अपने इदारों पे हमलावर करा देंगे, तो इस चीज के ऊपर अब एक नए सिरे से हम सारी सियासी जमातों को अब इस पूरे लॉस को रिपेयर करने की जरूरत है। कामरान साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि मैं एक थर्ड पार्टी व्यू ले लूं राजा साहब इस पे कि आप चलें, आप तो गवर्नमेंट मेन पार्टी एंड ऑब्वियसली PTI जिनके ऊपर 9 मई के सारे इल्जामात हैं। कामरान साहब, 9 मई को क्या आप भी ऐसी जुमरे में देखते हैं कि सबसे बड़ा वाकया था जिसने अभी हालिया तारीख में पॉलिटिकल श्रिंकेज की है हमारी सिविलियन स्पेस की? ये दो सिर्फ यही वाकया नहीं था, इसमें ये वाकया भी जो है ना इसके हवाले से भी 2-3 मुख्तलिफ व्यूज है, मगर ये बात हकीकत है कि 2018 से शुरू होके 2017 से शुरू होके जो है वो तकरीबन सबके लिए खत्म हुई है, तकरीबन सबके लिए बहुत जो है ना बहुत ज्यादा श्रिंक हुई है। इतनी कभी कान में इतनी श्रिंक नहीं हुई थी जितनी अब है, और जितनी जो है ना 2018 के बाद से शुरू हुई है, उसके बाद जो है ना वो हमने अपने अच्छा, ये वही मोर और लेस वही वाली बात है। अभी मेरा ख्याल है ये इत्तेफाक आपसे करेंगे राजा साहब भी
दो वाकयात आप बता रहे हैं। अहमद साहब इज नॉट विद मी, वरना उनका व्यू इस पे बड़ा ज़रूरी था। ये दोनों वाकयात एट्रीब्यूट करते हैं पीटीआई के टाइम पे या उनके दौर पे। थैंक यू टू बोथ ऑल थ्री जेंटलमैन। आपके देखने का शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।